everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है विद फुल कोर्स कंटेंट। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपको कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिटेल मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमें करने हैं। देखते हैं इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर्स किस तरीके से हम फ्रेम करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे सॉल्यूशंस आज ही करने वाले हैं हम, एक ही पार्ट में, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 आज नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को करना। इससे पहले कि हम डूब जाए सारे सॉल्यूशंस में और आज के लेक्चर में फ्लो में, फटाफट से कर दो सेशन को लाइक और शेयर कर दो अपने सारे ही दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। व्हाट इज जीएफआर? व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? जल्दी से याद करो। ऐसे क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ। ठीक है, दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और याद करो कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, तो हमने कहाँ इस टर्म को पढ़ा हुआ है। क्या है यह फिनोमिना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर? इससे रिलेटेड होता है ना कि एक टर्म से रिलेटेड इंटरलिंक्ड बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इससे इंटरलिंक्ड आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टर्म को समझना, क्योंकि इंटरलिंक्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत हैं। ठीक है, जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? चलो देखते हैं आंसर। Glomerular filtration rate is the amount of glomerular filtrate formed in all the nephrons of both the kidneys per minute. GFR वो रेट है जिस पे आप बताते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बना है दोनों किडनी के अंदर पाए जाने वाले सारे नेफ्रॉन का मिलाकर। सॉरी, जीएफआर क्या है? जहां आप बताते हो कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बना है दोनों किडनीज के सारे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स को मिला के। एक किडनी, दूसरी किडनी, दोनों किडनी के जितने भी नेफ्रॉन्स है सबको मिला के, दोनों किडनी का मिला के 1 मिनट में, देखो पर मिनट है, ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या कहलाता है? जीएफआर कहलाता है। तो इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अगर हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इट इज अबाउट 125 ml पर मिनट। इसकी वैल्यू कितनी है? पर मिनट 125 ml के अराउंड ये रेंज करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। इसमें क्या क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है? तो इट हैज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये सारा इसका कंपोजिशन है कि किससे ये मिलके बनता है, इसके पास क्या क्या होता है, कितना अमाउंट होता है जीएफआर का, 125 ml पर मिनट, और ये क्या है ये आपने बता दिया। ठीक है, तो डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के आंसर को आप इस तरह से फ्रेम करोगे। ठीक है, चलो एक बार देख लो, बता दो जरा फटाफट से कमेंट करके। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारा करने का पैटर्न सेम है, आप सबको पता है कैसे करते आ रहे हैं हम, सारे सॉल्यूशंस हम ऐसे ही करते हैं। पहले भी हर क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले भी मैं आपको टाइम देती हूं और आंसर बताने के बाद भी मैं आपको टाइम देती हूं। पहले वाले टाइम में आप क्या करते हो? पहले वाले टाइम में आप याद करते हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, किस टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, इसके आसपास इंटरलिंक्ड क्या क्या चीजें थी, कैसे इसका आंसर बनेगा, ये आप अपना क्या करते हो, एक माइंड में पूरी थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या देखते हो कि हाँ अब आपसे ये चीज बन रही है या नहीं, अगर पहले से भी आती थी तो सही थी या नहीं, करेक्ट थी या नहीं।
नहीं आता था तो अब बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों वक्त आंसर बताने के पहले और बाद जो मैं वक्त आपको दे रही हूं, इसे आप यूटिलाइज जरूर करना और आंसर्स को ध्यान से देखते चलना, ठीक है। चलो फर्स्ट वन सबको क्लियर है क्या? जल्दी से, अभी तक तो सभी ने कमेंट कर दिया होगा। फटाफट से क्लियर कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो। फर्स्ट वाला सबको क्लियर है क्या? क्या हो रहा है आज? चलिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कितनी इसकी वैल्यू है और किस किस से ये बना है, ठीक है। तीन चीजें यहां पर क्लियर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर। जीएफआर का ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसको समझेंगे। What is auto regulatory mechanism of GFR? Explain this. चलो देखते हैं इसका आंसर। The mechanism by which वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू the mechanism by which kidney regulates the glomerular filtration rate is auto regulative. वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू किडनी अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करती है, अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करती है कि ये रेट सही चले, ठीक है ना। इस रेट की जो वैल्यू है वो मेंटेन रहे, कम ना हो, ज्यादा ना हो, है ना। इसको रेगुलेट करना, इस फंक्शन को रेगुलेट करना। तो वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू किडनी अपने जीएफआर को रेगुलेट करती है, इट इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये किसके थ्रू चलता है? ये चलता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के थ्रू। याद आ रहा है टर्म? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये पढ़ा हुआ है आपने, जेजी अपैरेटस। इस जेजी अपैरेटस की सेल्स को ही क्या कहा था? जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, याद है। तो इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से ही रेगुलेशन चलता है। एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहां लोकेटेड था, पढ़ा हुआ था हमने, वास्कुलर पोल ऑफ द रीनल कार्पसल एंड द vascular pole of the renal corpuscle and the returning distal convoluted tubule of the same nephron. उस सेम नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल तक, ठीक। क्या हो गया आज गले को? पढ़ाने दो भाई, चलो 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 देखेंगे। The mechanism by which the kidney regulates the glomerular filtration rate is auto-regulative. वो मैकेनिज्म जिससे किडनी अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करती है, ये ऑटो रेगुलेटिव है, खुद से रेगुलेट होता है। इसको कोई और इस चीज के लिए क्या नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा। एंड इट इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। कौन करवाता है ये मैकेनिज्म, कौन मेंटेन कर रहा है ये रेट? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कर रहा है, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। कहां प्रेजेंट है? वास्कुलर पोल ऑफ द रीनल कार्पसल एंड रिटर्निंग डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द सेम नेफ्रॉन। सेम नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल के वास्कुलर पोल से डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल तक का ये रीजन है, ठीक है, यहां पर ये पाया जाता है। अब बात करें इसके रोल की कि ये कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो इट प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग द रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दोनों को क्या करता है? रेगुलेट करता है कि किडनीज के अलोंग जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी मेंटेन रहे, उसका अमाउंट, उसका लेवल भी मेंटेन रहे, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बनता है जितना, उसका रेट भी मेंटेन रहे। तो when there is a fall in the glomerular filtration rate, जब भी कभी ऐसा होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया है? गिर गया है, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना चाहिए था किडनी से, उतना नहीं बन रहा है, उससे बहुत कम बन रहा है, रेट गिर गया है। उस केस में क्या होगा? जब ये रेट ड्रॉप होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, ये रेट जैसे ही ड्रॉप होगा,
ये एक्टिवेट कर देगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, मतलब जेजी सेल्स को। कौन है ये जेजी सेल्स? जेजी सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की ही सेल्स है, ठीक है। तो ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और क्या कहेगा उनसे कि भाई रेनिन को रिलीज कर दो। रेनिन रिलीज होगा, दिस स्टिमुलेट्स द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। इस रेनिन से ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होगा, thereby bringing the GFR back to normal। और इस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो के बढ़ने से, मेंटेन होने से, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी वापस से नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। तो रेनिन ब्रिंग्स द GFR, renin brings the GFR back to normal by the activation of renin-angiotensin mechanism। रेनिन ने इस GFR को वापस से नॉर्मल लेवल पर लेकर आया है बाय द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म के थ्रू? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे फिनोमिना में, किडनी की प्रोसेसेस में, फंक्शनिंग में आपने कितने मैकेनिज्म्स पढ़े हैं ये मैंने आपको प्रॉपर पॉइंट आउट करवाया था, लिखवाया था, नोट डाउन करवाया था, ठीक है। और उन्हीं में से एक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। तो रेनिन जो कि GFR को वापस से नॉर्मल कंडीशन पे लेके आ जाता है, मतलब इसमें अगर कभी भी ड्रॉप आ रहा है तो ये उसको फिर से मेंटेन करा देता है, रेगुलेट करता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म के थ्रू? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। क्लियर है क्या कहानी यहां तक? जल्दी से बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? थर्ड पे आते हैं, ट्रू फॉल्स है यहां पर आपके लिए, ठीक है। 2 तक क्लियर है तो बताओ, थर्ड पे आते हैं, ट्रू फॉल्स है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव पे आने वाले हैं हम। चलो, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड के लिए कमेंट कर दिया सभी ने, जल्दी से देख ले ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, ट्रू फॉल्स है सारे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? दैट मिक्सचरेशन इज कैरीड आउट बाय आवर रिफ्लेक्स। मिक्सचरेशन इज कैरीड आउट बाय आवर रिफ्लेक्स। मिक्सचरेशन की जो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ये जो प्रोसेस है क्या ये किसी रिफ्लेक्स के थ्रू होती है? जल्दी बताएं। मिक्सचरेशन इज कैरीड आउट बाय अ रिफ्लेक्स। भाई प्रॉपर यूज करो टाइम को, मैं आपको टाइम दे रही हूं कि आंसर्स पहले आप खुद दे सको। जल्दी से बताएंगे A1 इज ट्रू और फॉल्स। मिक्सचरेशन क्या किसी रिफ्लेक्स के थ्रू होता है? पढ़ा हुआ है हमने कि मिक्सचरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले, कंट्रोल करने वाले जितने भी सारे एस्पेक्ट्स आपने देखे थे, इन सभी को क्या कहा गया था? मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स कहा गया था। तो मतलब ये बात क्या हो गई? ट्रू। इन सबको क्या कहा था? मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स कहा था। ये क्या हो गई? ट्रू बात हो गई। तो ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन एंड मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक। ADH जो है वो वाटर को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है फिल्ट्रेट से, और यूरिन को और ज्यादा हाइपोटोनिक बनाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, उसमें पानी की कमी कर देता है ना, पानी कम करना था उसमें से। तो क्या ADH ऐसा करता है? क्या ये बातें सही हैं? ट्रू और फॉल्स जल्दी बताओ। ADH helps in water elimination and making the urine hypotonic, और यूरिन को हाइपोटोनिक बना देता है। क्या ये बात सही है? ADH helps in water elimination and making the urine hypotonic. ADH वाटर एलिमिनेशन में हेल्प करता है और यूरिन को हाइपोटोनिक बनाता है। चलो देखते हैं आंसर। कमेंट भाई थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड का आंसर विल बी फॉल्स। हाँ, यूरिन में जो है, यूरिन से वाटर का, फिल्ट्रेट से जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना होता है और उसको क्या करना होता है? और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाना होता है, हाइपोटोनिक बनाना होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाना होता है। पर यहां पर बात ADH के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। इट इज फॉल्स फॉर ADH, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। सी, प्रोटीन फ्री फ्लूइड। आज तो क्या ही हो रहा है गले को। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमन्स कैप्सूल।
ब्लड के प्लाज्मा से जो प्रोटीन फ्री फ्लूइड है उससे फिल्टर कर लिया जाता है फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। कहां होती है ये प्रोसेस? बोमन्स कैप्सूल के अंदर। बोमन्स कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पूरा का पूरा होता है, ठीक है, वो बोमन्स कैप्सूल था। तो इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये प्रोसेस होती है कि ब्लड प्लाज्मा से प्रोटीन फ्री फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है बोमन्स कैप्सूल में। क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। चैप्टर पूरा पढ़ा चुकी हूं, अब मेरा पूछना तो बनता है यार, ठीक है ना, पूरा पढ़ा चुकी हूं, अब तो मेरा पूछना बनता है ना, जल्दी बताओ। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमन्स कैप्सूल। देखिए आंसर इसका सी, करेक्ट आंसर इज ट्रू। यस, बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का काम ही तो होता है, ठीक है, तभी तो बनता है ना प्रॉपर क्या, फिल्ट्रेट बनता है, ठीक। हैनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, उसमें से वाटर का क्या करने के लिए, अमाउंट रिड्यूस करने के लिए हैनलेज लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हैनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। हैनलेज लूप में, हैनलेज लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए। क्या ये बात सही है? हैनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ। यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, मतलब उसमें से अमाउंट ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए हैनलेज लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हैनलेज लूप क्या होता है? इसमें एक असेंडिंग लिम्ब होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है? यस, यस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में से किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये भी याद कराया था मैंने। किस किस को याद है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। डिसेंडिंग का या असेंडिंग का किसका ज्यादा रोल है वाटर एब्जॉर्प्शन में, सॉरी रीएब्जॉर्प्शन में। वाटर रीएब्जॉर्प्शन में किसका ज्यादा रोल है? असेंडिंग लिम्ब का या डिसेंडिंग लिम्ब का ऑफ लूप ऑफ हैनले? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। चलो, ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ग्लूकोज को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, कहां पर? इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी में। पीसीटी के अंदर किसका रीअब्सॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज का होता है। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एक्टिवली और पैसिवली किस किस का रीअब्सॉर्प्शन होता है ये पढ़ा था हमने पढ़ा था कि किसका रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है और किसका पैसिवली होता है। तो आपको बताना है क्या ग्लूकोज एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में हमने पढ़ा था इन द पीसीटी, और क्या ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही होना था? दो चीजें चेक करना कि एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है या नहीं ग्लूकोज का, और दूसरा चेक करना कि पीसीटी में है या नहीं। पता चला एक्टिव तो है, अब कहां है ये ध्यान नहीं दिया, ठीक। चलो आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं भाई। कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों को ये आंसर्स भरने हैं ना, इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ और फटाफट से कमेंट करो और जरूर करो, ठीक। चलो, ई का आंसर देखेंगे, यस इट इज ट्रू। ग्लूकोज को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं, कहां पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा आंसर्स देख लो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक हमने पढ़ा अभी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, अब आपको दिखाई दे रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट्स कैसे प्रोड्यूस हुए थे? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से। किसकी कहां हुआ ये ऑपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट? लिम्स में हुआ था, ठीक है। लिम्स किसके किसके लिम्स थे? लूप ऑफ हैनले में था मैम, वाजा रेक्टा में था, ठीक है। तो बस वही पूछा है आपसे कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, एक्सप्लेन करना है इसे। चलो देखते हैं, आजा भाई आंसर। यस, the counter current mechanism operating inside the kidney is the main adaptation for the conservation of water, ठीक है। यहां पर जो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, यही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किडनी के अंदर चल रहा है ना, यही वो मेन आप सिस्टम कह सकते हो, अडेप्टेशन कह सकते हो, जिससे कि वो अपने अंदर क्या करते हैं? बैलेंस को बना के रखते हैं। देयर आर 2 काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, ऐसे 2 काउंटर करंट मैकेनिज्म चलते हैं किडनी के अंदर। दे आर हैनलेज लूप एंड वाजा रेक्टा।
अब ये जो दो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलते हैं ये किस में चलते हैं, दोनों के लिम्स ऐसे ही हैं और दोनों के लूप भी ऐसे ही, आपको पता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लूप ऑफ हैनले की, लूप ऑफ हैनले को मैं कैसा बनाऊंगी मैम, जैसा आपका मन करे आप वैसा बना दो, नहीं, लूप ऑफ हैनले को मैंने ऐसे बनाया जिसमें मैंने एक बना दिया इसका डिसेंडिंग लिम्ब और एक बनाया मैंने इसका असेंडिंग लिम्ब। इस असेंडिंग लिम्ब को मैंने इसके थिन और थिक दोनों पोर्शंस बना दिए। अब बना लेते हैं अपन इसके पास वाजा रेक्टा, ठीक है। वाजा रेक्टा की कहानी कैसी थी, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि इसके आसपास, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस में इस तरीके से वाजा रेक्टा जो है वो उलझी हुई है, बहुत ज्यादा ब्रांच नेटवर्क है उसका, पर लिम्स उसमें भी है ना, लिम्स उसमें भी है। अब यहां पर लूप ऑफ हैनले और वाजा रेक्टा के इस लूप, इस यू पिन शेप, इस लिम्ब वाले स्ट्रक्चर की वजह से यहां पर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है फिल्ट्रेट का। जैसे अगर हम बात करें ये ठीक है, देखो यहां अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ आता है फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। ये कौन है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और फिर यहां से अब ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड जा रहा है, पहले डाउनवर्ड जा रहा था, अब कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ये कौन सा लिम्ब की कहानी है, असेंडिंग लिम्ब की। असेंडिंग लिम्ब का ये कौन सा पोर्शन है, ये थिक पोर्शन है, थिक रीजन है, और ये कौन सा रीजन है, ये थिन रीजन है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब का थिक रीजन और थिन रीजन, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट का मूवमेंट होने की वजह से, फ्लो होने की वजह से काउंटर करंट डेवलप होता है, और इसी की वजह से इसका नाम इस तरीके से रखा गया है दैट इट इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। पढ़ते हैं क्या ये फिनोमिना था। हैनलेस लूप जो कि यू शेप्ड पार्ट है, यू पिन शेप, हेयर पिन शेप इसे कहते हो आप, नेफ्रॉन का ये यू पिन शेप्ड पार्ट है। ब्लड फ्लोज इन द टू लिम्स ऑफ द ट्यूब इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इस ट्यूब के आप डायरेक्शन देखोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो ऑपोजिट अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड इसमें फ्लो करता है, एंड दिस गिव राइज टू काउंटर करंट्स। और इसकी वजह से ऑपोजिट करंट्स डेवलप होते हैं ना, एक बार फ्लो इधर जा रहा है और फिर वापस से फ्लो इधर जा रहा है, तो ये क्या करता है, काउंटर करंट्स को, ठीक है, ऑपोजिट काउंटर करंट्स को डेवलप करता है, ठीक है। फ्लो में ये काउंटर करंट्स को डेवलप करता है, ठीक है। दिस, अब अगर नेक्स्ट की बात करें जो हमने बनाई है, वाजा रेक्टा इज एन इफरेंट आर्ट्रियोल which forms a capillary network around the tubules inside the renal medulla। ये वाजा रेक्टा क्या है, ये भी कुछ अलग नहीं है, ये वही इफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि ग्लोमेरुलस से निकली है, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैसे बनता है, एफरेंट आर्ट्रियोल आई, गुच्छा बनाया और इफरेंट की तरह निकली, है ना, इफरेंट की तरह निकली। कैसे बनता है, देखो, बोमन्स कैप्सूल में बना ही लेते हैं, चलो बना ही लेते हैं, बोमन्स कैप्सूल बनाना है, ठीक है। नहीं यार ये तो पूरा जा रहा है, पूरा नहीं जाने देना है, रुक जाओ। अभी ठीक है, चलो। बोमन्स कैप्सूल की कहानी है कुछ ऐसी, ठीक है।
कि आप ऐसा करके कुछ एक स्ट्रक्चर बना दो, उसमें आप बोल दो कि भाई पीसीटी है, फिर लूप ऑफ हैनले है, और फिर इस लूप ऑफ हैनले में आप बोल दो कि क्या है आपके पास, डीसीटी बन के, और ये जाके जुड़ गया कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब इस ग्लोमेरुलस में आप यहां बनाओगे क्या, यहां बनाओगे आप एफरेंट आर्टरियोल, और ये सब क्या होगा, ये इनका पूरा गुच्छा बन गया, यहाँ पे ये बन गया आपका ग्लोमेरुलस, और ये निकली क्या, एफरेंट आर्टरियोल। इस एफरेंट आर्टरियोल को ही आप देखोगे कि ये यहाँ पर ऐसे पूरा ब्रांच बना के बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ आसपास पूरी जो ब्रांचेस बना के बैठी हुई है, कौन है ये, वाजा रेक्टा जिसने बनाई है, ये कौन है, ये एफरेंट आर्टरियोल ही है। ठीक है, ये जो वाजा रेक्टा यहाँ पर आपने बनाई है, ये किसने बनाई है, ये एफरेंट आर्टरियोल से ही बनी है। तो देखो यही बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर, that this vasa recta is an efferent arteriole, ये efferent arteriole है जिसने की पूरा एक कैपिलरी नेटवर्क बना लिया है पूरे टिब्यूल्स के आसपास, सारे टिब्यूल्स के आसपास, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सब के आसपास इसने पूरा अपना एक नेटवर्क बना लिया है, छा गई, फैल गई है ये। ठीक है, कहां पर, रीनल मेड्यूला में। अच्छा, ये भी आपको पता है कि इस रीजन को अगर हम ऐसे डिफाइन करें, ये जो हमने बनाया है इसके अगर हम रीजन को डिफाइन करें तो रीजन क्या कहलाता है, ये इलाका कौन सा लगता है यहां पर। ठीक है, ऐसे करके इलाका डिवाइड होता है ना, ये वाला इलाका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये वाला इलाका क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ठीक, तो ये रीनल मेड्यूला, रीनल मतलब किडनी के मेड्यूला रीजन में इस तरीके से ये पूरा अपना कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। कौन बनाती है, एफरेंट आर्टरियोल बनाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, कौन बनाती है, एफरेंट आर्टरियोल बनाती है, ये दिख रहा है आपको पूरा। ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये क्या है, ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल। ये क्या है इसके अंदर, ग्लोमेरुलस। दोनों को मिला के क्या बनता है, ग्लोमेरुलर, क्या बनता है दोनों को मिला के, कौन सा पैटर्स बोलते हैं, क्या बनाते हैं दोनों को मिला के, कौन सा क्या बनता है, देखो बोमन्स कैप्सूल, और ये क्या है पूरा, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, इनसे मिलके क्या बनता है, जल्दी से कमेंट करो, पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं, कौन सा कार्पसल बोलते हैं, कुछ नाम था इसका। अगर मैं कहूं कि ये कप शेप्ड जो है क्या है, ग्लोमेरुलस है किसके अंदर, और ग्लोमेरुलस इन बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट, टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट, व्हाट ही लिख रही थी मैं, जल्दी बताओ क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं इन दोनों को एक साथ, ये ग्लोमेरुलस इस बोमन्स कैप्सूल में है, इन दोनों को एक साथ क्या कहा था, जिन जिन को याद आ गया है बधाई हो, इसे हमने कहा था मालफिजियन कार्पसल। ठीक है, मालफिजियन कार्पसल कहा था, जिस जिसको याद आया बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मालफिजियन कार्पसल कहा था इन्हें हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में। ये जो वाजा रेक्टा है ये हैनलेस लूप से बिल्कुल पैरेलल चलती है कि भाई चल 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 मेरे साथी, मैं जहां तू जाएगा वहां वहां चलती जाऊंगी। ठीक है, होती है कैसी, यू शेप की, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी ब्लड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इसके दोनों लिम्स में फ्लो करता है। एज अ रिजल्ट ब्लड एंटरिंग द रीनल मेड्यूला in the descending limb comes in close contact with the outgoing blood in the ascending limb। तो यहाँ पर जो रीनल मेड्यूला में इसके डिसेंडिंग लिम्ब से जो ब्लड जा रहा है नीचे की तरफ, वो इसके हैनलेस लूप से जो ऊपर की तरफ ब्लड आ रहा है उसके साथ क्या करती है, फिर से काउंटर करंट को जनरेट करती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो आप समझ रहे हो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन का फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो कैसा है, ऑपोजिट। इसकी वजह से आ रहा है क्या, काउंटर करंट जनरेट हो रहा है।
किन किन के बीच में आप इस चीज को पढ़ रहे हो? आप इन चीज को पढ़ रहे हो लूप ऑफ हैनले और वाजरएक्टा के बीच में, ठीक है। डायग्राम को अब हमें ना चाहते हुए भी अलविदा कहना होगा। चलो भाई जाओ यहां से, क्योंकि नया डायग्राम आ गया है आपके सामने, पूरा हटा देते हैं। सी, दिस इज लूप ऑफ हैनले एंड दिस इज लूप ऑफ हैनले एंड दिस इज वाजरएक्टा, जिसके अंदर आप देख रहे हो ये सारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब का कहानी, ठीक है। ये आपने पहले भी देखा हुआ है जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर देख लो जरा सा कुछ वैल्यूज का खेल कि ये वैल्यूज कैसे यहाँ पर वेरी करती है। ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज डिक्रीज वाला काम यहाँ पे चलता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का काम यहाँ पर चलता है। The osmolarity increases from 300 in the cortex to 1200 in the inner medulla. कॉर्टेक्स रीजन में ये ऑस्मोलैरिटी कितनी है? इट इज 300 और ये इंक्रीज होके 1200 पहुंच जाती है इनर मेड्यूला रीजन में। एंड पहुंचती है कैसे? इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म से। ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कैसे हुई? काउंटर करंट मैकेनिज्म से। It helps in maintaining the concentration gradient, which in turn helps in easy movement of water from collecting tubules. ये concentration gradient को maintain करने में help करती है। It helps in maintaining concentration gradient, which in turn helps in easy movement of water. Concentration gradient को तो इसने maintain करा दिया ना कि कहाँ पर concentration जहाँ ज्यादा होगा वहां से किधर movement कराएंगे, lower की तरफ, ठीक है ना। तो higher and lower concentration वाला gradient तो इसने maintain करा दिया। इसके साथ साथ ये क्या करेगी? concentration gradient के along movement of water को क्या करेगी? ease provide करेगी from the collecting tubules. And this gradient is a result of movement of sodium क्लोराइड एंड यूरिया, ठीक है, NaCl एंड यूरिया, इनके मूवमेंट से ये ग्रेडियंट जो है वो बनता है, ठीक। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपको किन दो चीजों को ध्यान देना है? एक ध्यान देना है वाजरएक्टा को, दूसरा ध्यान देना है लूप ऑफ हैनले को। ध्यान देना है कि दोनों में असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। इनके जो लिम्स हैं इन लिम्स के अलोंग जो ऑपोजिट डायरेक्शन आप यहां पर देखोगे, ठीक है, लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब के अलोंग जब आप देखोगे कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है, फिल्ट्रेट का फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और काउंटर करंट्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का, आयंस का, ठीक है, यूरिया का क्या रोल है ये हमने देख लिया। वैल्यूज कितनी थी ऑस्मोलैरिटी की ये हमने देख ली कि कॉर्टेक्स रीजन में कितना है, मेडुला में कितना है, ठीक। Now describe the role of liver, lungs and skin in excretion. याद करो ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एक टॉपिक है। हमने पढ़ा था रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, पढ़ा था हमने एक लेक्चर में, हमारे पास दो टॉपिक थे और ये पूरा का पूरा एक टॉपिक था दैट रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, के एक्सक्रीशन की प्रोसेस में बाकी ऑर्गन्स का रोल क्या है, अदर देन व्हाट, अदर देन किडनी, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आपने पढ़ा है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनके अलावा बाकी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, ये पूरा एक टॉपिक था और इस पूरे टॉपिक को हमने पढ़ा था जिसको इस एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो देखते हैं, कंसाइज करके छोटा सा आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। लिवर, लंग्स और स्किन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में? लिवर कैसे रोल प्ले करता है? ये हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वर्टिब्रेट्स में और ये हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स और बाकी सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाइल के थ्रू, ठीक है, बाइल के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव करने की ये कोशिश करती है। लिवर से ये क्या होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर बाय द ऑर्निथिन साइकिल, और लिवर में ही यूरिया जो है वो बनता है बाय द साइकिल, ठीक। ये हुआ लिवर का रोल। अमोनिया जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये क्विकली चेंज कर दिया जाता है यूरिया में। आपने देखा था जब इस चैप्टर की हमने बिगनिंग देखी थी कि भाई अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, तीन तरह के हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा था। अमोनोटैलिक वो थे जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते थे, जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या था? कौन सा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस था? कौन सा नाइट्रोजनस सब्सटेंस था? वो था उनका अमोनिया। यूरियोटैलिक एनिमल्स वो थे जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? वो है यूरिया। यूरिकोटैलिक वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले
अमोनोटैलिक, यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले यूरिकोटैलिक। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। क्या हो रहा है ये मुझे, ठीक। अब यहां पर हमने ये भी समझा था दैट अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वन, सबसे ज्यादा टॉक्सिक थी अमोनिया इनमें से। ठीक है, कौन सा नाइट्रोजनस सब्सटेंस सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वन। मिडिल में आता है यूरिया, और सबसे कम होता है यूरिक एसिड, लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड। इस तरीके से हमने पढ़ा था ना। तो बस यही कह रहे हैं कि अमोनिया जो कि मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसे हमारी बॉडी में बहुत ही क्विकली चेंज कर दिया जाता है यूरिया में। तो ये कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है लिवर में, एंड हेंस एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और फिर बॉडी से एलिमिनेट कर दी जाती है। ठीक, यूरिया। तो लिवर ऑल्सो चेंजेस द डिकम्पोज्ड हीमोग्लोबिन पिगमेंट इनटू बाइल पिगमेंट्स कॉल्ड एज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। लिवर और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये जो डिकम्पोज्ड हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसे बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। और कौन से बाइल पिगमेंट्स में, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में। ठीक है, डिकम्पोज्ड हीमोग्लोबिन पिगमेंट को ये बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट करता है, विच आर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक, अब बात करें हम रोल ऑफ लंग्स की। तो लंग्स हमारी बॉडी से क्या रिमूव करने में हमें हेल्प करते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई दे हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, कहानी क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। रोल ऑफ स्किन। स्किन से हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, भाई पसीना आता है आपको, पसीना कहां से आता है, स्किन से ही रिलीज होता है ना। और इस पसीने से क्या कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं जाता, बताओ। क्या हमारी बॉडी में ऑयल रिलीज नहीं होता स्किन से, बिल्कुल होता है। क्या ये भी कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ध्यान दिया कभी, देखो स्किन में कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में, बाहर फेंकने में, पोर्स के थ्रू निकालने में हेल्प करती है। स्किन पे पोर्स होते हैं ना जो, उनसे। तो इट हैज टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो हाईली वस्कुलर होती हैं, और ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करके और स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। स्वेट एक्सक्रीट करता है क्या क्या, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस सॉल्ट को और एक्सेस वाटर को फ्रॉम द बॉडी। सेबेशियस ग्लैंड क्या करती हैं, दे आर ब्रांच्ड ग्लैंड्स दैट सिक्रीट एन ऑयली सिक्रीशन कॉल्ड एज सीबम। ये ब्रांच्ड ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक ऑयली सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं जो कि सीबम कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ किसका रोल, देखो लंग्स, लिवर, लंग्स एंड देन स्किन। ठीक है, इन्होंने एक्सक्रीशन में किस तरह से अपना रोल प्ले किया और क्या एक्सक्रीट करवाया बॉडी से, किसके थ्रू करवाया, ये हमने समझा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन मिक्सचरेशन। मिक्सचरेशन क्या है भाई, ये प्रोसेस वही है जो कि बहुत ही सिंपल है समझना, सबको पता है, लेकिन मैम ये टर्म कहां से आ गया, ये टर्म तो कभी सुनते ही नहीं थे भाई। ये साइंटिफिक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, जो ये बताता है कि सिंपल सी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बाय द यूरेथ्रा, ये कहलाती है मिक्सचरेशन। इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये क्या है। एक्सप्लेन मिक्सचरेशन। Micturition is the process by which the urine from the urinary bladder is excreted through urethra. As the urine accumulates, the muscular walls of bladder expand. जैसे ही यूरिन हमारी यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स है ना, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स की बनी होती है, वो एक्सपैंड होने लगती है। क्योंकि भाई बलून वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको पढ़ाते वक्त कि समझ लो बलून के अंदर आपने क्या करा, पानी भरा। अब आप उसमें जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी तक उसमें पानी भरते जाओगे तो वो एक्सपैंड होने लगेगा, है ना, उसकी वॉल्स क्या होंगी, एक्सपैंड होने लगेंगी। वैसे ही ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही यूरिन भरता है, एक्यूमुलेट होता है, उसकी वॉल्स जो हैं वो क्या होने लगती हैं, एक्सपैंड होने लगती हैं। अब जब उसकी वॉल्स एक्सपैंड होंगी तो
These walls stimulate the sensory nerves in the bladder. ब्लैडर की वॉल्स में जो सेंसरी नर्व्स पाई जा रही हैं उन नर्व्स को ये स्टिमुलेट कर देंगी एक्सपेंशन की वजह से, और एक रिफ्लेक्स एक्शन को जनरेट करेंगी। उससे क्या होगा, ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करेगा उस अर्ज को जो आपको फील होता है कि भाई अब मुझे यूरिनेशन करना है, अब मुझे यूरिन पास आउट करना है, अब मुझे क्या करना है, मिक्चुरेशन करना है। ठीक है, तो दिस रिफ्लेक्स स्टिमुलेट्स द अर्ज टू पास आउट द यूरिन। इसी रिफ्लेक्स से आपको ये अर्ज फील होता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, यूरिन पास आउट करना है। तो टू डिस्चार्ज यूरिन द यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेस। अब क्योंकि ये जो ये पूरा रिफ्लेक्स जो आप पढ़ रहे हो कि हाँ ब्लैडर की वॉल क्या होने लगी थी, एक्सपैंड होने लगी थी ब्लैडर की वॉल एक्सपैंड हुई, उस पे जो सेंसरी नर्व्स थे उन्होंने क्या करा, सिग्नल भेजा तो वापस से क्या हुआ, जो ब्लैडर को उसमें ब्लैडर को क्या करने का सिग्नल मिला कि उसको भाई कॉन्ट्रैक्ट करो। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें इतनी जो यूरिन अभी भरी हुई है उसकी स्पेस नहीं बचेगी। अगर बलून में आप पानी भर रहे हो और आप उस बलून को ऐसे दबाने लग जाओ या उसे किसी छोटे से कंटेनर में रख दो, उसके पास स्पेस ही नहीं है एक्सपैंड होने के लिए, तो पानी बाहर आएगा ना, प्रेशर से आएगा पानी वापस बाहर, प्रेशर से अंदर नहीं जाएगा फिर, राइट। तो बस वही होता है कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स जो एक्सपैंड हो रही थी, अब उनमें उसना आप स्पेस ही नहीं बचने दोगे, उसे क्या करने लगेगा, ये जो रिफ्लेक्स आया ही उसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसमें इतना स्पेस नहीं है कि वो यूरिन को अब कैरी करके रख सके, तो उसे पास आउट कराने के लिए आपको प्रेशर फील होगा, आपको अर्ज फील होगा कि भाई इसको अब पास करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए जो यूरिथ्रा है, जो ओपनिंग है, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो ओपनिंग है, उस एक्सटर्नल ओपनिंग की जो स्फिंक्टर है, जो कि अभी कैसी थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, ऐसे सिकड़ी हुई थी, ताकि उसका जो पोर है, ठीक है, जो ओपनिंग है वो कैसी रहे, क्लोज रहे। अब वो सिकड़ी हुई जो स्फिंक्टर है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, वो कैसी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होगी तो जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, और ब्लैडर जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है, वो तो चाह ही रहा है कि कहीं से कोई ओपनिंग मिल जाए और ये यूरिन जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो जैसे ही यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, यूरिनरी ब्लैडर पे जो प्रेशर आ रहा था, जो उसकी वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और जो उसके अंदर यूरिन भरा हुआ था वो क्या हो जाता है, बाहर पास आउट हो जाता है विद प्रेशर। ठीक है, तो समझ आया फिनोमिना मिक्चुरेशन का कैसे होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स के एक्सपैंड होने से ये रिफ्लेक्स शुरू होता है और यूरिथ्रल स्फिंक्टर के रिलैक्स होने पे ये रिफ्लेक्स जो है वो आपका प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ जल्दी से। तो टू डिस्चार्ज यूरिन द यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेस एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट। ब्लैडर की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, है ना। दिस फोर्सेस द यूरिन आउट फ्रॉम द ब्लैडर एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। कितना यूरिन हम एक दिन में, एक एवरेज इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल कितना यूरिन एक दिन में एक्सक्रीट करता है, तो इट इज 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। हर दिन हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, याद है ना वैल्यूज 180 के आसपास। ठीक है, 180 लीटर्स पर डे का जो है क्या बना था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, 180 लीटर्स, और जितना यूरिन हम पास करते हैं वो कितना है, 1 to 1.5 लीटर। तो इतना ज्यादा क्या होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, इतना ज्यादा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। आपको कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम्स के साथ मैच करना है, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो फटाफट से कर दो भाई, फटाफट से कर दो, मेरा वेट मत करो, जल्दी से। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के साथ फटाफट से मैच करो। अमोनोटालिज्म, बोमन्स कैप्सूल, मिक्चुरेशन, यूरिकोटालिज्म, ADH, क्या है ये, जल्दी बताओ। किसको किससे मैच करोगे, जल्दी बताएंगे, किसको किससे मैच करोगे। अमोनोटालिज्म, बोमन्स कैप्सूल, मिक्चुरेशन, यूरिकोटालिज्म, ADH। अमोनोटालिज्म और यूरिकोटालिज्म तो आपको वैसे ही बन जाना चाहिए। मिक्चुरेशन भी अभी ही एक्सप्लेन किया, तो ये भी बनना चाहिए, इजी ऑप्शन है।
बोमन्स कैप्सूल और एडीएच? चलो देखें आंसर। सी, अमोनोडायलिज्म के लिए यहां पर आपको एग्जाम्पल देने हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में अमोनोडायलिज्म होता है। तो भाई बोनी फिशेस, ये क्या करती हैं? अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ये क्या एक्सक्रीट करती हैं? अमोनिया। ठीक है। बोमन्स कैप्सूल की बात करें तो रीनल टिब्यूल, इससे क्या एसोसिएटेड है भाई? रीनल टिब्यूल्स। मिक्चुरेशन की अगर हम बात करें तो ये यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है। यूरिनरी ब्लैडर के एक्सपेंशन से ही शुरू होता है ना, अभी कहा था मैंने। ठीक। यूरिकोटैलिज्म, ये प्रोसेस किस में होती है? कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक है? तो भाई बर्ड्स। ठीक है। बर्ड्स क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। एडीएच की अगर हम बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन, ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो ये हुए सारे करेक्ट मैचेस फॉर कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देख लो जल्दी से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आई थिंक 12 क्वेश्चंस हैं आपके पास मोस्ट प्रोबेबली। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? आय हाय हाय। देखो, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन ऐसे टर्म्स हैं जो बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो और अभी तक भी पढ़ते ही जा रहे हो। ठीक। तो व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं। Osmoregulation is a homeostatic mechanism that regulates the optimum temperature of water and salts in the tissues and body fluids. Osmoregulation वो homeostatic mechanism है जो क्या रेगुलेट करता है? वाटर और सॉल्ट्स का। ठीक है। टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स में अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट के रहने की जरूरत है, इस अमाउंट को ये रेगुलेट करता है। कौन? ऑस्मोरेगुलेशन इज अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ऑस्मोरेगुलेशन वो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करता है वाटर और सॉल्ट्स के। कहां पर? टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है। इस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में आप थर्मोरेगुलेशन को भी पढ़ते हो, जहां आप ये देखते हो कि बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहे हैं। थर्मोरेगुलेशन भी पढ़ते हो आप इसमें। ठीक है। और ये क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि वाटर और सॉल्ट्स के लेवल को मेंटेन कर रहा है। ठीक। It maintains the internal environment of the body by water and ionic concentration. ये बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक मेंटेन्ड वाटर और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन पे बना के रखता है। ठीक है। ये इसका काम है। जैसे कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, चाहे बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, दिस इज थर्मोरेगुलेशन। वैसे ही हमारा इंटरनल बॉडी के अंदर वाटर और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना इज ऑस्मोरेगुलेशन। क्लियर है क्या कहानी? सिंपल है यार। देखो, ये तो बिल्कुल बचपन वाली क्लास का क्वेश्चन है। बचपन वाली क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। होम्योस्टैसिस, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है। थर्मो एंड ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। क्या ही हो रहा है आज तो, गले को मान ही नहीं रहा। चलो, डन विथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली आइदर यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, नॉट अमोनोटैलिक। व्हाई? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो जनरली या तो यूरियोटैलिक होते हैं या यूरिकोटैलिक होते हैं, पर अमोनोटैलिक नहीं होते। ऐसा क्यों भाई? कांटे लगे क्या अमोनोटैलिक में? है? यूरियोटैलिक हो जाएंगे, यूरिकोटैलिक हो जाएंगे, पर अमोनोटैलिक नहीं होंगे। 36 का आंकड़ा है क्या अमोनिया के साथ? क्या दिक्कत क्या है? कोई लॉजिक है इस बात में? यूरियोटैलिक हो सकते हैं, यूरिकोटैलिक हो सकते हैं, पर अमोनोटैलिक नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्या दिक्कत है अमोना के साथ? अमोना के साथ क्या दिक्कत है? जल्दी बताओ। बता भी रहे हो या नहीं बता रहे हो? सिंपल सा मैकेनिज्म है। अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था मैंने कुछ ऐसा करके। अनोनिया, यूलिया, यूलिक एसिड। क्या है ये? मोस्ट टॉक्सिक
अमोनिया, और यूरिक एसिड क्या है, लीस्ट टॉक्सिक, और यूरिया कहाँ है, बीच का बंदर, यूरिया कहाँ है, बीच का बंदर, ठीक, मोस्ट टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक, यूरिया कहाँ है, बीच का बंदर, ठीक है, कौन सा क्रॉस बन गया ये। चलो अब क्या बात करना है हमें, अब ये बात करना है हमें कि ये जो मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया है ना, इसको एक्सक्रीट करने के लिए चाहिए होता है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए चाहिए होता है मैक्सिमम कह लो सबके कंपैरिजन में, या फिर जनरली बात करो तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड, किसको, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट अमोनिया। और यूरिक एसिड वाले की अगर हम बात करें तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड, इनके लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है यूरिक एसिड वाले केस में। आपने देखा होगा ये यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है, बर्ड्स का, ठीक है। तो आपने कभी भी अगर बर्ड्स का पॉटी देखा हो तो आपने देखा होगा इट इज वेरी ड्राई, क्यों, क्योंकि उनको बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए, विच इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक। और अगर बात करें अमोनिया की तो ये मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको रिलीज करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते टेरेस्ट्रियल लोग, तो क्या करते हैं भाई, ज्यादातर एक्वेटिक लोगों के पास ही ये मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उनके पास पानी की कमी नहीं है, वो तो पानी में ही जी रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पास तो पानी की कमी है ही नहीं, तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल अवॉइड करते हैं इसीलिए, और एक्वेटिक में यही होता है, ठीक है, एक्वेटिक में ये होता है, कौन सा, अमोनोटैलिज्म, टेरेस्ट्रियल इसे अवॉइड इसीलिए कर देते हैं। यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक बनना उनके लिए आसान है, उनके लिए अफोर्डेबल है, पर अमोनोटैलिक बनना नहीं, ठीक। समझ आई क्या कहानी, देखो terrestrial animals are either uriotallic or uricotalic and not ammonotalic. This is because of the following two main reasons. इसके दो मेन कारण हैं जो कि एक ऊपर एक नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो पहला क्या है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, कि ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, therefore it needs to be converted into a less toxic form, तो इसे less toxic form में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, और ये जो कन्वर्जन है, ये सारी जो प्रोसेस है, इसका झमेला जो है, इसको, इससे क्या जरूरत पड़ती है, इसके लिए उसको चाहिए तो पानी बहुत सारा। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नीड टू कंजर्व वाटर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को तो भाई अपने अंदर पानी बचा के रखना पड़ता है, उनके पास इतना पानी थोड़ी है कि पानी में ही जी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं रात भर। तो सिंस अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंटिन्यूअसली। अमोनिया क्योंकि सिर्फ वाटर सोल्यूबल होती है तो इसे कंटिन्यूअसली तो एलिमिनेट नहीं करा जा सकता, hence it is converted into urea and uric acid, and these forms are less toxic and also insoluble in water. This helps terrestrial animals conserve water. तो इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए यूरिया या यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाना ज्यादा आसान है, अमोनिया में उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कतें हैं ये आपने देख ही लिया, ठीक है। चलो डन विद दिस आंसर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्यों पसंद नहीं करते अमोनोटैलिक बनना, यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक ही क्यों आपको दिखाई देते हैं, इसका रीजन ऐसा है कुछ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस JGA इन किडनी फंक्शन। इस जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जिसकी सेल्स के बारे में भी आपने पढ़ा, इसकी फंक्शनिंग भी पढ़ी आपने, इस अपैरेटस का किडनी के फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, कि अगर ये अपैरेटस नहीं होगा तो किडनी क्या अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्या किडनी की फंक्शनिंग ही रुक जाएगी, या फिर बेटर नहीं हो पाएगी, या थोड़ी स्लो हो जाएगी पर चल तो जाएगी, क्या दिक्कत है, मतलब कैसा सीन है। हाँ कि इसके बिना बिल्कुल चल ही नहीं सकता, इसके बिना तो जिएंगे नहीं मर जाएंगे वाली कहानी है, या इसके बिना चलेंगे पर वो अच्छा बढ़िया तरीके से क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी काम में, ऐसा कुछ है, या फिर इसके बिना स्पीड मेंटेन नहीं होगी, स्लो हो जाएगा, क्या है दिक्कत, क्या आएगी। अगर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस नहीं होगा तो किडनी की फंक्शनिंग में क्या दिक्कत आएगी, इस तरीके से सोचो तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि उसकी कीमत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर।
जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो आपने पढ़ा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है किडनी की फंक्शनिंग के लिए, आज इस बात का फैसला हो ही जाए। Juxtaglomerular apparatus is a complex structure made up of few cells of glomerulus। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस की ही कुछ सेल से बनता है, एंड डिस्टल ट्यूब्यूल एंड एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, इन सब की कुछ सेल से ही ये बनता है, और ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है जो इन सब की सेल से बन रहा है, जिसे आप कह रहे हो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन इससे आया था, उसमें हमने क्या देखा था, ये कैसा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इट इज लोकेटेड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ अ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के स्पेशलाइज्ड रीजन्स में पाया जाता है, जहां पर एफरेंट आर्टरियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। जहां पर जो एफरेंट आर्टरियोल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। वहां स्पेशलाइज्ड रीजन में, नेफ्रॉन के स्पेशलाइज्ड रीजन में, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पाया जाता है। ठीक है, The juxtaglomerular apparatus contains specialized cells of the afferent arteriole known as juxtaglomerular cells, जिन्हें JG cells के नाम से ही लिखा जाता है मोस्टली। ठीक है, JG cells, juxtaglomerular cells। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस आप पढ़ रहे हो, ये एफरेंट आर्टरियोल की स्पेशलाइज्ड सेल्स से बनता है, जिन सेल्स को आप क्या कह देते हो, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कह देते हो। एंड दीज सेल्स कंटेन द एंजाइम रेनिन। इन सेल्स में रेनिन एंजाइम होता है दैट कैन सेंस ब्लड प्रेशर, जो कि क्या करता है, ब्लड प्रेशर को सेंस कर सकता है कि ब्लड का प्रेशर कितना है अलोंग द किडनीज। ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो किस प्रेशर से फ्लो कर रहा है, तो रेनिन कैन सेंस द ब्लड प्रेशर। याद है ना, हमने जीएफआर के बारे में पढ़ा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, रेनिन के थ्रू। जेजी सेल्स जब क्या करती हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि भाई ब्लड का रेट जीएफआर जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ड्रॉप हो गया है, तो ये तुरंत क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और बोलती हैं भाई जेजी सेल्स चलो फटाफट से रेनिन रिलीज करो। ठीक, पढ़ा था अभी हमने जस्ट। तो दिस व्हेन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर डिक्रीजेस, जब ये डिक्रीज होता है तो ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और रिलीज करती हैं रेनिन को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इस मैकेनिज्म में। रेनिन जो है वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और फिर कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, ये कन्वर्जन हुआ फैक्टर्स का। ये एंजियोटेंसिन 2 जो कि एक पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मैंने आपको ये हाईलाइट करवाया था कि कौन सा वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एक हेपारिन की बात आई थी। ठीक है, ये मैंने आपको क्या करवाए थे, ये सारे मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे पॉइंट्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि इस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को और फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है। Angiotensin 2 also stimulate the adrenal cortex of the adrenal gland to produce aldosterone, और ये साथ ही साथ एड्रेनल ग्लैंड को मजबूर कर देता है कि एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कर दो। ठीक है, ये फंक्शंस इसने परफॉर्म किए। देन अब ये जो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ है, इसका लेवल, ये क्या करेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। किसका एब्जॉर्प्शन, आयंस एंड वाटर का, फ्रॉम द DCT and the collecting duct, distal convoluted tubule and collecting duct से। This also leads to an increase in blood pressure and glomerular filtration rate। इसकी वजह से blood pressure भी बढ़ेगा और glomerular filtration rate भी बढ़ेगा। याद करो प्रोसेस शुरू कहां से हुई थी, प्रोसेस शुरू कहां से हुई थी, जो हमने पढ़ा था कि भाई जेजी सेल्स को एक्टिवेट करा दिया, क्या सेंस करके कि भाई जीएफआर गिर रहा है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर रहा है,
ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसको सेंस करा और जेजी सेल्स को एक्टिवेट करा दिया, बोला चलो फटाफट से रेनिन रिलीज करो। रेनिन रिलीज हुआ, बस वहीं से ये पूरा रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ था, ये पूरा रिफ्लेक्स, ये पूरा मैकेनिज्म वहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? दिस मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इस मैकेनिज्म को? रेनिन से शुरू, एंजियोटेंसिन पे खत्म, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहोगे। इन दोनों का रोल है इसमें। अल्टीमेटली लीड्स टू एन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, जिससे ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म वर्क करेगा, इस तरीके से करेगा और प्रेशर को फिर से मेंटेन कर देगा। ठीक है, चलो इसको एक बार एक फ्लो चार्ट में समझ लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करके फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा। किस किस ने रोल प्ले किया? रेनिन और कन्वर्टिंग एंजाइम ने। क्या हो गया आज यार? ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या करेगा? स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। भाई कब ज्यादा कराना है, कब कम कराना है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हुआ, इसने क्या करा? वाटर एंड सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज कराया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराया। इसके साथ साथ ये एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है और इसने क्या करा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नेम द फॉलोइंग। ए पार्ट में क्या पूछा है? अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा था ये हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, किसी ना किसी किंगडम में तो पढ़ा था, किसी ना किसी फाइलम के ऑर्गेनिज्म में तो ये पढ़ा था कि फ्लेम सेल्स होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। याद आ रही है किसी को? भूली बिछड़ी यादें? मैम फाइलम भी लिखा हुआ है, एनिमल भी लिखा हुआ है, बस दिक्कत क्या है फिर? एक कॉर्डेट एनिमल जिसमें फ्लेम सेल्स हैं उसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की तरह, उसका नाम बताएंगे जल्दी से। चलो 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन सा कॉर्डेट एनिमल है जिसमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं? जल्दी बताओ। देखेंगे आंसर। एम्फियोक्सिस is an example of a chordate that has flame cells as excretory structures. Flame cell is a type of excretory and osmoregulatory system. ये क्या है? ये एक excretory और osmoregulatory system है जो कि osmoregulation भी करता है और excretion भी कराता है। ठीक है, क्लियर कहानी? चलो बढ़ते हैं आगे। B part, cortical portions projecting between the medullary pyramids in the human kidney. क्या है ये? वो कॉर्टिकल पोर्शंस जो कि प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, किस में घुस रहे होते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स में। किसकी? ह्यूमन किडनी की। क्या कहलाते हैं वो कॉर्टिकल पोर्शंस? उन कॉर्टिकल पोर्शंस को आप क्या कहते हो? कॉर्टिकल पोर्शंस प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड एज व्हाट? चलो देखेंगे आंसर फटाफट से। द कॉर्टिकल पोर्शंस प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी आर द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इन्हें आप कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हो। ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्टिकल टिश्यूज को जो कि मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट विद इन द मेडुला। दे रिप्रेजेंट द कॉर्टिकल टिश्यूज प्रेजेंट विद इन द मेडुला, जिन्हें आप कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हो। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हो। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अ लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द हैनलेज लूप। अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, कैपिलरी का एक पूरा लूप जो कि हैनलेज लूप से बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, वो क्या कहलाता है? अ लूप ऑफ कैपिलरीज रनिंग पैरेलल टू द हैनलेज लूप इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज वाजा रेक्टा। क्या कहते हो इसे आप? वाजा रेक्टा कहते हो। ये क्या हो गया? वाजा रेक्टा कहते हो। ठीक है, a loop of capillary that runs parallel to Hanley's loop is called as vasa recta. Along with Hanley's loop helps in maintaining a concentration gradient in the medullary interstitium. Medullary region में ये Hanley's loop के साथ मिलकर concentration gradient को maintain करने का काम करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट से कमेंट कर दो सारे फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से। ए बी सी डी लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से चारों जो भी वर्ड्स हैं जो यहां पर फिलअप किए जाएंगे
फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन एंड करते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चारों वर्ड्स को फटाफट कमेंट कर दो। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप इज डैश टू वाटर वेयर इज द डिसेंडिंग लिम्ब इज डैश टू इट। जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हैनले का, ये पानी के लिए कैसा होता है इन नेचर, जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो कुछ और है। ऐसा कुछ इससे समझ आ रहा है, तो बताओ इनका क्या आंसर होगा। Reabsorption of water from distal part of tubule is facilitated by hormone. Distal part of tubule से water reabsorption किस हार्मोन से होता है? Dialysis fluid contain all the constituents as in plasma except what? Dialyzing fluid जो होता है, डायलिसिस के लिए जो फ्लूइड यूज होता है, उसमें प्लाज्मा के जैसा सेम कंपोजिशन होता है सारा का सारा, बस उसमें क्या नहीं होता बताना है। A healthy adult human excretes, एक healthy adult human क्या excrete करता है? On an average dash ग्राम ऑफ यूरिया पर डे, मतलब यूरिया तो बता दिया है, बताना है कि कितनी करता है, कितना ग्राम ऑफ यूरिया पर डे एक्सक्रीट करता है एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मतलब आपको कितने वर्ड्स बताने हैं? 5, इसमें 2 हैं, ठीक है, 2 3 4 5। फटाफट से कमेंट करो A B C and D, फटाफट से कमेंट करेंगे A B C and D। चलो फर्स्ट का आंसर देखेंगे। असेंडिंग लिम्ब जो होता है हैनलेस लूप का, वो वाटर के लिए इम्पर्मिएबल होता है, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब इज पर्मिएबल टू इट, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय द हार्मोन वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वेसोप्रेसिन। डायलाइजिंग फ्लूइड में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा के, बस क्या नहीं होता? नाइट्रोजनस वेस्ट, ताकि क्या हो सके? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो सके ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड के बीच। नाउ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है कितना ग्राम ऑफ यूरिया पर डे? तो इट इज 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया पर डे, ठीक है। पर डे 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया हम एक हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल एक्सक्रीट करता है विद द यूरिन। यूरिन कितना एक्सक्रीट करते हैं? 1.5, ठीक है, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। और इसके अंदर यूरिया कितना होता है? इसमें यूरिया होता है 25 to 30 ग्राम्स पर डे, ठीक है, क्लियर। तो भाई ये थे आपके कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। अब हमें करना है क्या? अब हम करेंगे एक नए चैप्टर को स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप करोगे क्या? तब तक आप फटाफट से भाई सारा चैप्टर जो है बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लोगे। जितने क्वेश्चंस आज नहीं बन पाए थे उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करोगे। कहां पर मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स आपको? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके लिए आप जाओगे अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में। इस सेक्शन में आपको मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप सारे एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर कहीं 1-2 वीडियो के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना होता है नहीं। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए। तो आप कभी भी किसी भी मटेरियल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल से करो, चाहे आप हमारी ऐप के थ्रू यूज करो, या फिर आप पढ़ाई करो हमारी वेबसाइट से विच इज www.magnetbrains.com, ठीक है। तो भाई फुल कोर्स कंटेंट तो है ही, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, फटाफट से जाके अवेल कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे क्या? एक नए चैप्टर को स्टार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।